हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आर्तव क्या है, शुक्र क्या है। अब हम आगे देखेंगे कि गर्भावस्था क्या है, फीटल स्टेज क्या है। तो यह एक अवस्था भ्रूणावस्था से लेकर जन्म तक की, मतलब कि जब एम्ब्रियो से लेकर बेबी डिलीवर होता है, उसका बोर्न समय रहता है, जब तक ये तक रहती है, इसमें गर्भपूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर प्रसव तक की अवस्था आती है। जब गर्भ धारण करती है एक स्त्री, उससे लेकर तो जब तक बेबी का जन्म होगा, जब तक की एक स्टेज इसके अंदर आती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मासानुमासा ने गर्भवृद्धि क्रम, मतलब कि प्रथम मास में चरक ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया और हमारे आचार्य वाग्भट ने क्या बताया। तो सबसे पहले हमने देखा कि सर्वगुण, जो पहला श्लोक दिया हुआ है चरक के अकॉर्डिंग, इनमें दिया है कि सर्वगुणवान गर्भत्वम अपन्ना प्रथमे मासी समुचित सर्वधातु कलनीकृत ठेठ भूतो भवत्य व्यक्त विग्रह सद सद भूतांग अवयव। मतलब कि ऐसा कि प्रथम मास में सभी महाभूत एवं उनके गुण का संग्रह कर आत्मा गर्भाशय में आकार गर्भ रूप धारण कर सकती, भी धातुओं से संयुक्त होकर गाढ़े कफ के समुद्र कलल स्वरूप होता है, जिससे शरीर अव्यक्त रहता है तथा शरीर अवयव अव्यक्ता अवस्था में रहता है। मतलब कि शरीर के जो अवयव रहते हैं सब अव्यक्त रहते हैं, केवल कललीकृत। कललीकृत मतलब कि जब हम जो हमारा फीटर डेवलपमेंट होता है वो एक मोरुला स्टेज में रहता है। ये तरह का श्लोक है। इसमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये भगवती व्यक्ति को, इसमें भी यहाँ पे हमें कललीकृत खेड़ भूत, ये एमसीक्यू में बनता है। देन फिर हमारे पास में सेकेंड श्लोक सुश्रुत के द्वारा, इसमें सीधा सीधा बोला है इन्होंने कि कललीकृत खेड़ भूत, यानी कि वही जब कलल मतलब सेल का एक, जिसकी आधुनिक चिकित्सा में हमने वो फीटल डेवलपमेंट और उसको हम मोरुला स्टेज से कंपेयर करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कलल को, और इस कलल को हम जब इस कलल को हम फीटल आधुनिक मॉडर्न में फेटल डेवलपमेंट मोरल स्टेज से उसको कंपेयर करते हैं। देन फिर हमारे व्यक्त प्रथम मासी सप्त काला कली उन्हें कलला। देन सेकेंड मास में आते हैं। सेकेंड मास में दिया है यहाँ पे एक एमसीक्यू क्रिएट होता है, जो कि हमारे एआई, पीजी, ईटी और नॉर्मल एमसीक्यू भी बन सकते हैं, दोनों होते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है एमसीक्यू। यहाँ पे चरक ने बोला है कि घन संपद्यते, यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे चरक ने दिया घन संपद्यते और सुश्रुत ने यहाँ पे दिया है घन संजायते। ये हमारा एक एमसीक्यू है। फिर द्वितीय मास में चरक के अकॉर्डिंग क्या है, घन संपद्यते है या फिर घन संजायते है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, चरक के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना। द्वितीय मास में यहाँ पे दिया उन्होंने श्लोक, सिंपल है ये। द्वितीय मास से घन संपद्यते पिंड पेशी अर्बुदवा तत्र घन कुंसी स्त्री अर्बुदम। मतलब कि अगर यहाँ पर द्वितीय मास में हम देखेंगे कि अगर घन जो रहता है, घन के गर्भ का आकार पिंड सदस्य हो तो पुरुष अ, मतलब एक जो बेबी पुत्र बनने की आवश्यकता रहती है, बनने के चांसेस रहते हैं, और पेशी सदस्य हो तो स्त्री रहेगी, और अर्बुद रहे तो वो नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसे यहाँ पे सेकंड सुश्रुत ने कहा है कि सिद्ध उष्म अनिल अभिप्रपंच मानानां महाभूतानां संघातो घन संजायते यदि पिंड पुमांग स्त्री जपेत स्त्री च चेत पेशी नपुंसकम च अर्बुदकम इति। मतलब वही उन्होंने भी यही कहा कि अगर वहां पर कोई घन या पिंड बना हुआ है तो उससे पुरुष होगा, और पेशी समान हमें अगर दिख रहा है वो गर्भ का स्टेज में, तो वहां पे स्त्री बनेगी, और अर्बुद हुआ तो वही नपुंसक। उन्होंने भी सेम बात बोली है यहाँ पे। देन हम आते हैं तृतीय मास में। तृतीय मास में चरक ने दिया है कि तृतीय मासी सर्वे इंद्रियाणि सर्वांग अवयव योग पत्येनाभिनिवृत्त्यन्त। मतलब तीसरा मास में सभी इंद्रिया, अब इंद्रिया ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और एक उभय इंद्रिय, हमारी सारी इंद्रिया सब साथ में अंग, नासिका, कर्ण, उंगली, ये सभी एक साथ ही उत्पन्न हो जाती है, चरक मानते हैं। और सुश्रुत कहते हैं कि यहाँ पे हस्त पाद शीर्षा, मतलब हस्त, हाथ, पैर, सिर के साथ पंच पिंडिका। अब यहाँ पे भी एक बनता है कि निवृत्त अंग प्रत्यंग विभाग से सूक्ष्म, ये एमसीक्यू है। विभाग से सूक्ष्म कौन से मंथ में बताया है और किसने बताया है? या तो किसने बताया, सुश्रुत ने बताया, चरक ने,
तो ये सब एमसीक्यू आ सकता है, या फिर सीधे सीधे भी बोल सकते हैं कि कौन से मंथ में बताया है, तीसरे मंथ में या चौथे में या पहले मास में, कौन से मास में बताया है, तो हमें ये ध्यान रखना है। देन फिर आते हैं यहाँ पे, देखो ये तीसरे मास में सुश्रुत ने कहा है कि हाथ, दो पैर, सिर, इनकी 5 पिंडिकाएं निकल आती है और अंग प्रत्यंग सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। अभी सूक्ष्म अवस्था आप देखना यहाँ पे आगे और भी मिलेंगे, तो हमें सूक्ष्म याद रखना कि सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। देन फिर हमारे पास में चतुर्थ मास आया, जो कि सर ने पहले बताया कि स्थिरत्व अपद्यते गर्भ, गर्भ स्थिर होता है, गर्भिणी गुरु होती है, गुरु गात्रात्मक अधिकतम अपद्यते विशेषण, मतलब कि गर्भ स्थिर हो जाता है, इसलिए उसमें गर्भिणी का शरीर जो रहता है भारी, मतलब गर्भ स्थिर हो जाता है तो उसको भारी हैवीनेस फील होती है। ये हमारे चरक कहते हैं। अब सुश्रुत क्या कहते हैं? सुश्रुत का कहना है कि चतुर्थम सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तरो भवति। अब यहाँ पे हमें नोटिस करना है प्रव्यक्तरो भवति क्यों, ये भी बताता हमें। यहाँ पर देन आगे है कि गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भाव चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति। इनका कहना है सुश्रुत के चौथे मास में पहले की अपेक्षा संपूर्ण अंग, पहले के संपूर्ण अंग विभाग, अब सूक्ष्म अंग तीसरे मास में, चौथे में सुश्रुत के अकॉर्डिंग अंग प्रत्यंग विभाग स्पष्ट हो जाते हैं और गर्भ का हृदय व्यक्त के साथ चेतना धातु व्यक्त अभिव्यक्त, मतलब चेतना धातु भी बन जाती है। अब यहाँ पर आ गया कि प्रव्यक्तरो भवति, ये एमसीक्यू, ये एक बार पूछा भी था और पूछ सकते हैं। यहाँ से एमसीक्यू की प्रव्यक्तरो भवति क्या है क्या नहीं है, तो हमें याद रखना कौन से मास में है प्रव्यक्तरो भवति, कौन से मास में है सूक्ष्म अंग, और कौन से मास में बताया है कि अंग प्रत्यंग क्या है। देन फिर आते हैं पंचम मास। अब पंचम मास में यहाँ पे है पंचम मासे गर्भ से मास होने तच्चे भवत्य अधिकम अन्येभ्यो मासे भी तस्मिन् तथा गर्भिणी कार्श्यम अपद्यते, तो हमें ये चीज सीधे याद रखनी, कार्श्यम अपद्यते। अब कार्श्यम अपद्यते का मतलब क्या है कि जो गर्भिणी होती है, वो क्रश हो जाती है यहाँ पे, इस माह में गर्भिणी क्रश होने लगती है। पांचवें मास में गर्भ में अन्य मास की अपेक्षा मांस और रक्त की अधिक वृद्धि होती है। अब क्यों होती है कि इसमें रक्त की अधिक वृद्धि होती है। अब अगर गर्भ पोषण लेगा तो गर्भिणी क्रश होगी, मतलब इस मास में उसको भूख ज्यादा लगने लगेगी। कौन से? पंचम मास से। सुश्रुत ने कहा कि प्रतिबुद्धतरम भवति, ना सिंपल। अब हमारे पास में दो चीजें, प्रव्यक्तरो भवति कौन से महीने में कहा, प्रतिबुद्धतरम किसने कहा, कौन से महीने में कहा, ये हमें ध्यान रखना है। ये भी एक एमसीक्यू ही है हमारे। देन फिर हमारे पास में आता है कि षष्ठी मास में गर्भवती, षष्ठी मास में वही बल वर्ण उपचय भगत्य अधिक अन्य मासे तस्वीर प्रकार बल वर्ण हानि निपत्य, मतलब बल की हानि होने लगेगी। यहाँ पे गर्भ के जो बल रहेगा, जो यहाँ पे लिखा कि मासों की अपेक्षा गर्भ के बल एवं वर्ण की अधिक वृद्धि होती है, सॉरी, अधिक वृद्धि होती है। अब छठे मास में बल एवं वर्ण की अधिक वृद्धि होती है। क्यों होती है बल और वर्ण की अधिक वृद्धि? क्योंकि अब षष्ठी मास चला है, तो जो बेबी डेवलप हो रहा है गर्भ अंदर, वो भी बड़ा होगा, तो बल बढ़ेगा, मतलब बल अगर बढ़ेगा, वो भी बल लगाएगा। उस बल लगाने के लिए गर्भिणी को भूख भी लगेगी, उसको भूख लगेगी तो अंदर उसको भी पोषण मिलेगा। अब उसको पोषण मिलेगा तो यहाँ पे जो हमारी गर्भिणी रहेगी उसके बल और वर्ण की अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि ताकि वो गर्भ को सही तरह से संभाल सके। देन सुश्रुत में सिंपल का षष्ठी बुद्धि, मतलब छठे महीने में बुद्धि की निर्माण होता है। सप्तम मास आता है। सप्तम मास देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने कि सर्व कार्य क्लांतितमा भवत, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इस श्लोक में, क्या सर्वांगीण वृद्धि, इसलिए इस मास में गर्भिणी बहुत अधिक थकी क्षीण और रहती है। अब सातवां मास से गर्भ और बड़ा, अब वो बड़ा हो गया तो और पोषण लगेगा और गर्भिणी को बार बार भूख लगेगी, तो वो थक जाएगी।
थकी थकी सी कमजोर फील होगी, क्योंकि धीरे धीरे बेबी बड़ा होता जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम से हमें देखने को मिलेगी। देन फिर आते हैं सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर। अब देखो ये आगे एक प्रव्यक्तरो भवती, एक आता है प्रव्यक्त, ये देखो यहाँ पे प्रव्यक्तर, यहाँ पे प्रव्यक्तरो भवती, और एक हमने देखा था यहाँ पे पांचवें मार्क्स में प्रतिबुद्धतरम। तो ये हमें ध्यान रखने कौन से मार्क्स में प्रव्यक्तरो भवती है, कौन से मार्क्स में प्रतिबुद्धतर है, और कौन सा मार्क्स में प्रव्यक्तर है। ये सारे के सारे हमारे एमसीक्यू है, इन्हीं से हमारे एमसीक्यू बनते हैं। देन फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट अष्टम मास। अब अष्टम मास में जो आता है, सबसे पहले चरक जी क्या बोलते हैं कि अष्टम मासे गर्भस्य मात्र तो गर्भतस्य माता रसवाहिनी। गाइस, ओके। देन यहाँ पे लिखा है कि रस हारिणी भी संवाहिनी भी मुहुर मुहुर ओज परस्पर अदाते, मतलब कि यहाँ पर जो ओज रहता है वो माता से गर्भ में और गर्भ से माता में, मतलब वो स्थिर नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। इधर जाएगा यानी कि माता से गर्भ में, देन फिर जाएगा गर्भ से माता में, मतलब कि ओज अस्थिर रहता है और सुषुप्त में भी यही क्या है कि अष्टम में अस्थिर ओज है। अब लास्ट में कि देन हमारा अगर हमारा जो गर्भ है वो एकदम डेवलप हो गया, प्रॉपर हो गया है, तो हमें अब क्या करना, तो 9वें महीने में अपन चरक बोलते हैं कि नवम मास को स्वाभाविक प्रसव काल माना गया, मतलब कि 9वें मास में ही हमें चरक के अकॉर्डिंग डिलीवरी हो जानी चाहिए, 8वें मास के एक दिन बाद। ठीक। अब 10वां मास के अंत तक के काल को स्वाभाविक प्रसव काल माना गया, मतलब 9 से लेकर 10 तक के काल को हमने सामान्य माना, जिसमें अंग प्रत्यंग अधिक सुपरिपक्व हो जाते। इन्होंने तो 9 से लेकर 10 महीने का मान लिया। अब हमारे जो सुश्रुत है वो क्या बोलते हैं कि नवम, दसम, एकादश और द्वादश, मतलब कि 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में भी हम गर्भ प्रसव काल स्वाभाविक रूप से प्रसव काल है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। लेकिन अगर आप हमारे पास में एक चीज है कि अगर कोई ये जो सारे श्लोक है हमें याद रखने, चरक और सुश्रुत के, अगर किसी को नहीं याद होते हैं तो हमारे पास एक सिंपल चीज है कि क्या क्या है वो, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है हमारे पास। टेबल में दिया है कि चरक ने, सुश्रुत ने और वाग्भट ने, इन्होंने खेड़ भूतो सत सत भूतांग अवयव अव्यक्त विग्रह सर्व धातु कललीकृत, ये कललीकृत और ये सॉरी ये कलर और ये भी कलर। ठीक है, यहाँ से इनमें से भी एमसीक्यू बनते हैं। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम ये चीजें, ये मेन मेन चीजें हैं जो आयुर्वेद में हमें याद रखना है। अगर पूरा श्लोक याद नहीं हो रहा है तो हम ये चीजें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मेन मेन जो वहाँ लिख सकते हैं। देखो, एक धन धन संपद्य यानी कि पिंड है तो पुरुष, पेशी है तो स्त्री और अर्ध। सेम यहाँ पे भी पिंड, पुरुष, पेशी, अर्ध, फिर धन संजायत। अब ये हमें याद रखना, द्वितीय मास में धन संजायत है, यहाँ धन संपत्ति थे, यहाँ पे धन पुरुष, पेशी, घन, पेशी, स्त्री है भी सेम। फिर यहाँ पर सर्वांग अवयव निर्मित, अब सूक्ष्म अंग ये यहाँ पे है। किसने बताया? सुश्रुत ने। सूक्ष्म और सर्व सूक्ष्मांग जन्य वाग्भट ने बता दिए। देन फिर हमारे पास में आता है चतुर्थ मास में गर्भ स्थिर होगा, चरक के अकॉर्डिंग गुरु गात्रा तो गर्भिणी भारी वृद्धि, हेवीनेस फील करेंगे, इसमें सर्वांग अंग प्रत्यंग चेतना हृदय स्पष्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे दिया है व्यक्तांग। उसके बाद आता है हमारे पास गर्भ के मांस रक्त विशेष वृद्धि होती है, गर्भिणी क्रश हो जाती है, मन प्रबुद्ध, चेतना का प्रादुर्भाव, गर्भ के बल वर्ण में वृद्धि, गर्भिणी के बल वर्ण में हानि हो जाएगी। सुश्रुत ने बोला बुद्धि प्रादुर्भाव, इसमें उन्होंने बोला क्षीरा स्नायु रोम बल वर्ण नख त्वचा की उत्पत्ति हो जाएगी। देन हमारे पास में आ गया
सातवां महीना वहाँ पर गर्भ पुष्टि करेगी। सर्व क्रांतियां भवति सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर। देखो हमें बताया था प्रवक्तरो भवति प्रतिबुद्धिधरम और प्रवक्तर। प्रवक्तरो भवति चतुर्थ मास में एमसीक्यू है। प्रतिबुद्धिकर पंचम मास में और सप्तम में प्रवक्तर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। देन ऐसा वैसा ये देखो आप चरक ने यहाँ पे दिया ओज अस्थि, यहाँ ओज अस्थि गर्भ है, माता में ओज संचरण, वही मतलब संचरण मतलब एक दूसरे में जाएगा। प्रसव काल इन्होंने 9 से 10 माह तक का बताया, इन्होंने 9, 10, 11, 12 मांगा और इन्होंने 8वें माह के एक दिन पश्चात से गर्भ का नॉर्मल बताया। देन फिर हमारे पास में आते हैं गर्भोत्पादक सड़भाव, मतलब कि माता से जाने वाले गर्भ उत्पादक, गर्भ में जो सद्भाव जाते हो कौन कौन से, तो ठीक है ये पहले थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे हिंदी। गर्भ उत्पादक सद्भाव में विद्यमान विशेषताओं के कारण ही गर्भ अंग प्रत्यंग की विशेषता उत्पन्न होती है। कैसे? शुक्र आर्तव के संयोग होने पर सक्रिय मन के साथ होने से गर्भ जीवात्मा का प्रवेश होता है। शुक्र और आर्तव का जब संयोग होता है तो ये बोल रहे हैं कि गर्भ निर्मित होता है। और गर्भ निष्पन्न हो जाते हैं, गर्भ माता सातवें या रसों से सेवन गर्भिणी के लिए पालनीय नियमों के रहकर बढ़ता रहता है। तत्पश्चात उचित समय आने पर सभी इंद्रियों से युक्त होते हैं। इसमें मृत शरीर वाला बल, वर्ण, मन, शरीर संगठन अच्छा युक्त होकर माता पिता सातवें रस मन भावों के समुदाय सुख पूर्वक उत्पन्न होता है। इस प्रकार गर्भ पितरज आत्मज सातवें रस सात, मतलब कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? मात्रज, पितरज, आत्मज, सत्वज, रसज, सत्व। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मात्रज भाव क्या है। यहाँ पे दिया है, तो श्लोक इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं हो रहे तो हिंदी। और श्लोक से ये है कि हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। हर चीज इतनी बड़ी है तो हर चीज के श्लोक तो याद करेंगे नहीं अपन, इसलिए हम हिंदी देखते हैं। जैसे माता से ही यह गर्भ उत्पन्न होता है। मातृ भाव मतलब कि माता से गर्भ उत्पन्न होगा, क्योंकि माता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बिना के बिना माता के जरा प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाले प्राणी को जन्म भी असंभव। अब वो मातृभाव उत्पन्न कौन से चरक के अकॉर्डिंग देखेंगे? सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो ये आएंगे हमारे एमसीक्यू, हमें याद रखना। यहीं से एमसीक्यू बनेंगे। यहाँ पे ए आई पीजीटी से भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बहुत बार। अब कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें इस सद्भाव है क्या वही याद होने चाहिए। तो हम एक मेरे पास ट्रिक है कि एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम निकल करें। एमपी, फिर उसके बाद में हमारे पास आएगा कि ऐश्वर्य रॉय का व्यवहार व्यवहार साफ। एक ट्रिक है कि मध्य प्रदेश से ऐश्वर्या राय का व्यवहार साफ है। ठीक है, ठीक। ये हमारे पास ट्रिक हमने बना ली देखने के लिए। अब इसको अप्लीकेबल कैसे करते थे? अप्लीकेबल कैसे करते हैं? दिखा देता आपको मैं थोड़ा सा। ये ऐसा अप्लीकेबल है कि एमपी के जो ये व्यवहार साफ। यस, तो एमपी, तो यहाँ से ये हो गया हमारा मात्रज, ये हो गया। ठीक है, लिखा एमपी से ऐश्वर्या रॉय, ए से हो गया आत्मज, ये हो गया आत्मीयज, तो ये हो गया रसज। अब
लास्ट में था हमारा सात। सात का मतलब एस, इससे हो गया सर। ठीक। हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एमसीक्यू बनेंगे, तो हमें रखना है कि आत्मज भाव सबसे पहले यही कि आत्मज जो है चरक में कितने बताया और सुश्रुत में कितने बताया, हम पहले यही देख लेते हैं। हालांकि इसकी मैं फिर आपको बाद में एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगा। हम पहले देखेंगे कि इसने कितना बताया। यहाँ बता देता हूँ आपको। पहले आते हैं मात्रक, तो यहाँ पे चरक और ये सुश्रुत। अब आप ऐसे लिखेंगे। तो पहले मात्रक भाव आएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने मात्रक भाव बताया 20, सुश्रुत में बताया 10। तो पितृज भाव आएंगे, दोनों ने 10-10 बता दिए। फिर आया एमपी से ऐश्वर्य, यानी कि ये आ गया आत्मेश भाव। तो ये आत्मेश भाव जो है हमारे पास चरक ने बताया 22 और इन्होंने बता दिए 6। फिर आया ऐश्वर्य यानी कि तो ये क्या हो गया हमारा सातवें भाव। ये चरक ने बता दिया 8 और सुश्रुत ने बता दिए हमारे 5। 5 देन फिर अब ऐश्वर्य तक हो गया। फिर हमारे पास में आते हैं वही वही चरक और सुश्रुत। तो चरक में आया यानी कि रसक भाव, चरक ने बता दिए 6 और हमारे सुश्रुत ने बताया 5। यहाँ पे सत्व भाव एस सात सत्व भाव, तो इन्होंने चरक ने बता दिया 18 और इन्होंने बता दिए 6। तो कौन कौन से आप देखो देखो, या तो हम लोग याद कर ले से याद कर ले। तो देखो श्लोक तो याद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन बेसिकली मैंने ट्रिक से याद रखा है सारे। तो हम ट्रिक में अभी बाद में, ये लेक्चर के बाद में ट्रिक में भी कौन कौन से है वो देख लेते। ट्रिक में अभी ट्रिक के लिए अगला लेक्चर अपलोड कर दूंगा, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं देख लेते हैं शॉर्ट में पहले कौन कौन से इधर। माता द्वारा में सबसे पहले त्वचा चरक के अकॉर्डिंग, रक्त मांस मेद नाभि हृदय क्लोम यकृत लिहार वक्र अस्थि फूल दाना यानी मलाशय आमाशय कक्वाशय उत्तर गुद अधर गुद शुक्रांत। फिर शुद्रांत और स्थूलांत वपा और वपाव, ये ऐसे करके 20 प्रकार के मातृ भाव चरक में होता है। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पुरुष दाना यानी कि रेक्टम हो गया, आमा से पता पकवा से पता उत्तर गुद और अधर गुद मतलब कि नीचे की साइड, उत्तर गुद मतलब ऊपर साइड, शुद्रांत और स्थूलांत छोटी आंत बड़ी आंत वपा हुआ पेट और ये हो गया। फिर हमारे पास सुश्रुत में बताया मांस छोड़न मेद मतलब कि मांस रक्त मेद मज्जा हृदय नाभि रक्त लिहार आंत और गुद। तो कुछ एमसीक्यू बनते हैं यहाँ पे बहुत बार की यहाँ पे मातज भाव चरक में कौन सा बताया है। आपको 3 दे देंगे वो सुश्रुत के और एक चरक का देगा, तो हमें वो देखना है। बहुत से बार वो नहीं देंगे, बोलो कौन सा नहीं बताया है, तो इसे एक सुश्रुत का दे देंगे 3 इनमें से दे, एक सुश्रुत का दे देंगे 3 इनमें से दे देंगे। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अभी मैं इन पे एक लिंक भी है मेरे पास, वो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। देन फिर हमारे पास आते हैं पितृज भाव। पितृज भाव हमारे चरक में बताए केस दाढ़ी मूछ नख लोम दांत अस्थि शिरा स्नायु धमनी शुक्र, ये यहाँ से आए थे इनमें ए आई पीजीटी में। इनमें आया रहता है, यहाँ से क्वेश्चन होता है। देन फिर हमारे पास में गर्भ आत्मा सॉरी सुश्रुत में वही केस अंशु रोम अस्थि नख दंत शिरा स्नायु धमनी रेत रेत मतलब वीर्य पर्याय है, ये हमें याद रखना है। देन फिर आते हैं आत्मज भाव पे। आत्मज भाव हमारे पास में आत्मज से गर्भ यानी आत्मज भाव चरक में
यह गर्भात्मक भी है क्योंकि यह आत्मा से उत्पन्न होता है। अंतरात्मा ही गर्भ की आत्मा शुद्धिमान लोग जीव कहते हैं। ये सारी चीजें आत्मिक भाव कौन कौन से हैं, तो वो हम यहाँ देखते हैं। ये दिए यहाँ पे देखो, 22 आत्मिक भाव कौन कौन से देखो। मनुष्य, पशु, पक्षी योनिया में जन्म लेना, आयु का अल्प आयु, मध्य आयु, दीर्घ आयु होना, आत्मज्ञान, मन, इंद्रिय, प्राण, अपमान से ये सारे से करके 22 दिए हुए हैं। फिर ये सुश्रुत ने 6 दिए हुए, इंद्रिय, ज्ञान, विज्ञान, आयुर्मान, सुख, दुख, 6 आत्मिक भाव दिए हुए हैं इन्होंने। कुछ आत्मिक भाव आते हैं हमारे पास में। गर्भ सातवें हार से भी उत्पन्न होता है। सातवें हार, बिल्कुल सही बात है, सातवें हार से उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पे हमारे चरित्र में क्या बताया, आरोग्य का होना, आलस्य का न होना, लोलुप न होना, इंद्रियों का विकृत न होना, स्वर, वर्ण, वीर्य, सुखी, शुद्धता और प्रसन्नचित्त रहना आदि 8 सात्विक भाव बताए गए हैं। इस श्लोक में क्या बताया हमारे, वीर्य, आरोग्यम, बल में देखो यहाँ पे पहले देख लेना, ये लिखा हुआ भी यहाँ पे एमसीक्यू पीजी। तो वीर्यम आरोग्यम पहली बार क्वेश्चन किसमें आया, तो आया सातवें भाव में। ठीक है, अभी नीचे जाके एक और मिलेगा हमको सातवें या दसवें भाव में भी। इनमें से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बताऊंगा आपको, जो कंफ्यूज करने लायक होती है। ठीक, देखो अभी हमारे पास रसद भाव आया है। तो रसद भाव है क्या बेसिकली, तो ये देखो, गर्भ रस से भी उत्पन्न होता है। बिना रस के तो माता का जीवन धारण रखना ही संभव नहीं है। तो फिर गर्भ की उत्पत्ति बिना रस के कैसे हो सकती, गर्भ में जो रसज भाव और उत्पन्न हुए गर्भ में जो रसज भाव होते हुए इस प्रकार कौन से, चरक के अकॉर्डिंग शरीर का निर्माण होना, उसके अंग प्रत्यंगों का बनना, शरीर का दीर्घ होना, शरीर में बल का होना, गर्भ का तृप्त रहना, पुष्ट, उत्साह, ऐसे करके 6। अब देखो यहाँ आया हमारे पास शरीर उपचय बल वर्ण। तो बल वर्ण यहाँ भी है, बस नीचे को पता नहीं, बल वर्ण यहाँ भी है, बल वर्ण यहाँ भी चाहिए, तो मैं कंफ्यूज हो सकता है दोनों में, इसलिए ठीक है, उसमें मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेंगे। तो हमारे पास में ये चीजें, तब देखो शरीर की पुष्टि, बल वर्ण, स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य की स्थिति और हानि। हानि मतलब अस्वस्थ और स्थिति मतलब स्वास्थ्य। तो ये सत्व मन हो गया। देन आते हैं हमारे पास सत्वज भाव, गर्भ से सत्वजानी। जैसे गर्भ सत्वज भी है, गर्भ के जो भाव सत्व में से उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भोत्पत्ति के समय जो भाव मन के द्वारा होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है और वो अपने मन में जो भाव लेके आती है, अच्छे भाव रहेंगे तो अच्छे, बुरे तो बुरा। आपने वो सुना ही होगा कि अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन निकलना नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि वो सो गई थी। अर्जुन के यहाँ सुभद्रा सुभद्रा सो गई थी, तो निकलना नहीं सीख पाया, लेकिन भेदना सीख गया। उसी के चलते मतलब अधूरा ज्ञान भी हानिकारक होता है, ये सही बात है। देखो आप यहाँ पर सत्वज भाव कौन कौन से, सबसे पहले हम सत्वज भाव देखेंगे चरक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिया चरक के अकॉर्डिंग कितने दिए, 18। भक्ति यानी इच्छा रूपी शील, पवित्र, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, मात्सर्य, दूसरे को देखकर जलना, मात्सर्य मतलब देते हैं वो दूसरे को देखकर जलते हैं। पराक्रम हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, तंद्रा, उत्साह, तृष्णा, मृदुता, गंभीरता, चंचलता आदि 18 सत्वज भाव होते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बताया वहीं पे, सुश्रुत के देख लो आप। सुश्रुत ने यहाँ पे बताया है कि तो पवित्रता, आस्तिक, वृद्धि, वेद अभ्यास, गुरु पूजन, अतिथि सत्कार, यज्ञ करना, ये सब, ये सारे के सारे सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमारे सत्वज भाव है। अब गाइस, हम वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में गर्भवती का भाव पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।